नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी जो कि हमारा फरवरी 2026 में एग्जाम होने वाला है उसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने थ्योरी खत्म करने के पश्चात प्रश्न पत्रों को यानी कि जो पिछले वर्ष जो भी पेपर हुए हैं हम लोग स्टार्ट से एक एक प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और उससे उनसे बनने वाले प्रश्नों को समझ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने 2015 फरवरी के पेपर 2 को देखा था। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा एग्जाम हुआ है सितंबर 2015 पेपर 1 को हम देखेंगे। देखिए हर साल 2 बार एग्जाम होता है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो हमारा हुआ था एग्जाम सितंबर में 2015 पेपर 1 के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और उससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे और अपनी समझ को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे कैसे हमसे पूछा जा रहा है और इसको हमें कैसे बनाना है, इस पे हम समझ बनाते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। शैशव काल की अवधि है। अगर आपको याद होगा मैंने तो आपको बताया था कि जो भी बाल विकास है उसके विभिन्न चरण होते हैं। जैसे कि 0 से 2 वर्ष की बात करें तो जो 0 से 2 वर्ष होता है ये होता है हमारा शैशव काल। 2 से लेके लगभग 6 वर्ष तक कह लीजिए या 2 से लेके जो 5 वर्ष होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। फिर 6 से लेके 11 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था होती है और लास्ट में हमारा आता है किशोरावस्था जो कि 11 से लेके 18 वर्ष तक होता है। चूंकि हमसे इसमें पूछा गया है, अगर आप ध्यान दें तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि बताइए शैशव काल की अवस्था क्या है। तो शैशव काल की अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष के बीच मानी जाती है या जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो अगर आप ध्यान दें, जीन पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था देखो भैया, पहली जो अवस्था होती है 0 से लेके 2 साल तक जिसको हम कहते हैं संवेदी गतिक या संवेदी गामक। इसके बाद 2 से लेके 7 वर्ष तक हमारी जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं, अगर आप ध्यान दें, पूर्व संक्रियात्मक। क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। 2 से लेके जो 7 वर्ष की अवस्था है इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। आगे हम बढ़ें तो 7 से लेके 11 वर्ष की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मकता। ठीक है। लास्ट हमारा था 11 से 18 वर्ष वाला औपचारिक संक्रियात्मक। तो थ्योरी के अनुसार हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कहा है 2 से 7 वर्ष, तो 2 से 7 वर्ष था पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे ने विकास के 4 चरणों को या 4 अवस्थाओं को डिफाइन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न को हम समझते हैं और बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, आपको भरना है। क्या भरना है, कैसे भरना है, उस पर हम देखते हैं, उस पर भी समझ बनाते हैं। देखिए हाँ क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ आपसे प्रश्न कह रहा है विकास फिर डैश है से फिर डैश है की ओर बढ़ता है। मतलब कहने का ये है कि विकास कैसे चलता है या विकास की दिशा कैसी होती है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया था, विकास किस तरफ से किस तरफ चलता है। तो क्या विकास सामान्य से विशिष्ट चलता है या विकास जटिल से कठिन की ओर चलता है या विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। तो विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी कि पहले सिंपल सिंपल चीजों का विकास होगा यानी कि साधारण चीजों का, फिर उसके बाद जटिल चीजों का या विशेष अंगों का विकास देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट, पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, जब वयस्कों के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक थ्योरी थी जेडपीडी, बायगॉस्की की जेडपीडी थ्योरी थी, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था। देखिए जेडपीडी थ्योरी ये थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें यह बताया गया था कि प्रत्येक बच्चा अपने बड़ों से या आसपास से सीखता है या वयस्कों से सीखता है। वयस्क मतलब बड़े लोग से सीखता है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है
कि इसको क्या कहते हैं, इस प्रगति को या ये सुगमता जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि इस पे जो वो बच्चा प्रदर्शन करता है, देखिए लिखा ना, स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सहयोग देना। ठीक है, क्या कहा जाता है? सहयोग देना। बात समझिएगा, अगर कहता कौन सा सिद्धांत है तो होता समीपस्थ सिद्धांत, लेकिन कह रहा है कि बच्चे अपने वयस्कों से सामंजस्य बना लेते हैं, बनाने के बाद वो अपना वो कार्य करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहयोग देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए जैसे कोई जानकारी आपको मिली, आपने उसको अपने हिसाब से समायोजित कर लिया। जैसे अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं और हैंडल घुमाना आप जानते हैं, उसकी मदद से आपने बाइक को चलाना सीख लिया या उस ज्ञान को आपने वहां पे यूज कर लिया, तो यही क्या होता है? समायोजन। यानी कि अपनी जो भी स्थिति परिस्थिति है, पूर्व ज्ञान के अनुभव के आधार पे हम उसके अनुसार ढल जाएं या उसको अपना लें, तो इसे हम क्या कहते हैं? समायोजन। अनुकूलन नहीं होता, समायोजन। अनुकूलन मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार हम ढल जाएं और परिस्थिति को अपने अनुसार बना ले, ये होता है समायोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं और उसके जो भी उत्तर बनते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश केंद्र अधिक है। मतलब कह रहा है कि मध्य अवस्था में भाषा विकास के बजाय कौन सा विकास ज्यादा होता है, इसको आपको बताना है, इसको आपको समझना है। देखिए जब भी मध्य बाल अवस्था आती है, यानी कि 6 से 11 वाली जो अवस्था है, उस अवस्था में बच्चे का सबसे ज्यादा या सर्वाधिक सामाजिकरण होता है। क्यों? क्योंकि वो वही तभी वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है। 6 साल के बाद बच्चा विद्यालय जाता है और आसपास की चीज से इंटरेक्ट होता है। उसके पहले वो परिवार का हिस्सा रहता है, लेकिन जब वो विद्यालय जाने लगता है तभी धीरे धीरे उसमें सोशलाइजेशन या सामाजिकता का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, उसमें सामाजिकता का विकास या अहम केंद्रित। अहम केंद्रित मतलब होता है वो अपने में रहना चाहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न समझते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, आपको यही बताना है। तो कुल मिला के ये बच्चों के लिए शिक्षा होती है, तो बच्चों के लिए जो प्रॉफिटेबल होगा वही होगा। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि बाल की शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हाँ हो सकता है कि बच्चों के लिए ही होना चाहिए। बच्चों को कोने में बैठाना नहीं, निगेटिव वर्ड है। प्रतिबंधित मतलब रोकना, गलत बात है। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं हो, ये भी निगेटिव है। तो एक ही हमारा आंसर हो सकता है जो कि पॉसिबल होगा और वही हमारा राइट आंसर भी है। कौन सा? पहला नंबर, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल हो, यही है बाल केंद्रित शिक्षा की पहचान। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। देखिए अब जब मैंने आपको बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था, तो देखिए जो बच्चा जिस प्रकार की बुद्धि रखेगा उसी में वो विकसित होगा। जैसे अगर कोई साहित्य ज्यादा जानना चाहता है या जानता है तो वो साहित्यकार बन जाएगा। कोई एथलीट वाली बुद्धि रखता है, मतलब गतिक बुद्धि रखता है, तो वो खिलाड़ी बन जाएगा। कोई बहुत कल्पना करता है, सोच विचार खोजबीन करता है, तो वैज्ञानिक बन जाएगा। कोई नई चीजें बनाता है तो वो इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रोहन क्या कर रहा है, राघव क्या कर रहा है, खुद ही संगीत बजा रहा है। मतलब उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा संगीतमय। उसके अंदर संगीतमय बुद्धि सर्वाधिक है, या आप कह सकते हैं संगीतमय बुद्धि उच्च स्तर की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है। देखिए सिंपल सी बात है, वो क्या होता है? लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात। लैंगिक पक्षपात में यह माना जाता है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
लिंग पक्षपाती, ठीक है, वो टीचर पहले से मान लिया है कि लड़के ही गणित लगा सकते हैं, लड़कियां गणित नहीं लगा सकती, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को अनुरूप बदलना है। अच्छा, हमें किसको किसके अनुरूप बदलना है, ये हमको समावेशी शिक्षा बताती है। तो चलिए हम सभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या हमारा सही होगा, क्या सही नहीं होगा। चलिए पहला नंबर, अब अगर हम यहाँ देखिए, लिखा ना समावेशी शिक्षा मानती है, अगर हम पहला ऑप्शन देखें, हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। क्या हमें बच्चों को बदलना चाहिए? आप ही बताइए। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बच्चों को तो हमें व्यवस्था के अनुरूप बदलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर दूसरा हम चेक करें तो लिख रहा है कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। ये राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपकी शिक्षा पद्धति है, उसको आप हमेशा इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि बच्चों के अनुरूप हो और बच्चे उसके अनुसार ढलें और सीखें, ठीक है। तो हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बनाना है, ना कि बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। तो समावेशी शिक्षा हमेशा कहती है जो भी व्यवस्था बनाइए बच्चों को ध्यान में रख के बनाइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी आपको परिवार और परिवेश कहा है, ये तो नहीं होगा। और फिर आपको कहा है बच्चे परिवेश, ये भी सही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्था को हमें बच्चे के अनुरूप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्या कह रहा है? बच्चों में ज्ञान की रचना करने और व्यर्थ का निर्माण सॉरी अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? यानी कि हर बच्चे में रचना करने का और अर्थ निर्माण करने की भूमिका होती है। तो एक शिक्षक क्या कर सकता है या उसको क्या करना चाहिए? चलिए समझते हैं। तालमेल बिठाने वाले की क्षमता होनी चाहिए, संप्रेषक व्याख्याता की गलत बात है, निर्देशक की गलत बात है, सुगम करता। तो शिक्षक सिर्फ ये करे कि उनको जितना हो सके हेल्प करे और उनको हमेशा अपनी नज़र में रखे कि बच्चा जहाँ अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, उसकी हेल्प करता जाए और बच्चा ऑटोमेटिक अपनी रचना खुद कर लेगा और स्वयं अर्थ अपना निर्माण कर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक केवल और केवल एक सुगमकर्ता की तरह कार्य कर सकता है या करे। 12वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं है? देखिए निगेटिव वर्ड आ गया ना, नहीं है, इसको आप संज्ञान में रखिएगा। नहीं है आपको पकड़ना है, तो यानी कि निगेटिव वाला ही पकड़ना है। चलिए समझते हैं कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती। अगर हम बात करें उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बच्चे में मानसिक प्रक्रियाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि वो खुद ही उच्च श्रेणी का है। उच्च आत्म क्षमता ये भी होता है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, देखिए अगर हम उच्च को सही मान लिए हैं तो निम्न तो होगा नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी एक प्रतिभाशाली बच्चा कर सकता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषताएं ये नहीं होती, उसकी बुद्धि हमेशा या उसकी मानसिक क्रियाएं तीव्र होती है या उच्च होती है, निम्न नहीं होती, ठीक है। निम्न मतलब उसकी बुद्धि कमजोर। जब हम कह रहे हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो कमजोर बुद्धि का नहीं हो सकता, इसको आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। देखिए, कोहेल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? किस तरफ प्रवृत्त होगा? देखिए कोहेल वर्ग कह रहे हैं कोई व्यक्ति जब निर्णय लेगा तो किस तरफ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम निर्णय हमेशा तब लेते हैं जब हम जैसे कोई समस्या हमारे सामने आती है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम तभी आगे बढ़ेंगे या तभी आगे आएंगे जब उस चीज का हमको ज्ञान रहेगा। और ज्ञान तब होगा जब हम उसको कभी सीखे रहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, अब बच्चे में कह रहा है पूर्व परंपरागत स्तर। अगर आपको याद होगा तो कोहेल वर्ग ने 3 लेवल बताए थे, एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, एक उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत होता है छोटे बच्चों का। छोटे बच्चे हमेशा नैतिकता का निर्णय तभी लेते हैं जब उनके अंदर डर होता है कि हमको मार पड़ जाएगी या डांट पड़ेगी, तभी वो निर्णय लेते हैं। तो अंतर्निहित संभावित दंड, ये कोहेल वर्ग ने बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर वाले, उनमें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि सर हमको डांटेंगे या मम्मी डांटेंगी, जब मम्मी मारेंगी, तभी वो नैतिकता को सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो स्तर है परंपरागत वाला, उसमें बच्चे नियम कानून को फॉलो करते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और जो थर्ड स्तर आता है उसमें वो नियम कानून को फॉलो नहीं करते, उसको बदलने का प्रयास करते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड के कारण ही बच्चे निर्णय लेते हैं या निर्णय लेते इसमें सोच विचार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं, प्रश्न नंबर 14। वो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता जो सीख रहा है कि वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या चाहिए, यानी कि हर एक बच्चे या हर एक शिक्षार्थी अलग अलग हैं, इस अवस्था में टीचर को क्या करना चाहिए या शिक्षक क्या कर सकता है, इस पर हम जरा गौर करते हैं। पहला, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों को उपलब्ध कराए ताकि बच्चे चीजों को सीखें और समझें और अच्छे से। देखिए, जितने प्रकार के अवसर उपलब्ध कराएगा उतने ही बच्चे अपनी समझ को मजबूत करेंगे और उतना ही सीखेंगे। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, बस को समझना है। चलिए और ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं क्या वो हमारे सही है या गलत है। कह रहा है कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या को नहीं, निगमन नहीं हो सकता। अगला है कलन विधि से, बिल्कुल नहीं, कलन विधि निगेटिव वर्ड है। याद करना निगेटिव वर्ड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको निगेटिव वाला खोजना है, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, जरा आप गौर कीजिएगा। कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही बात है, विकास जो होता है वो क्रम से चलता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है कि दूसरा वाला ऑप्शन विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए कि क्या विकास का कोई क्षेत्र अमहत्वपूर्ण हो सकता है, नहीं, तो ये भी हमारा राइट लग रहा है। देखिए देखिए, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। थर्ड नंबर बात करते हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, ये भी आया था अभी पिछली वीडियो में। तो सभी प्रकार के विकास जब हम मेच्योर हो जाते हैं और एक्सपीरियंस हो जाते हैं, और हमारी मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन ही डेवलपमेंट का रूप लेता है या विकास कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन हमसे कहा था नहीं वाला खोजिए, निगेटिव वाला। तो लास्ट जो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो विकास है अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, कम ज्यादा नहीं होता, ऐसा नहीं है। विकास की गति का मापन असंभव है, किस बच्चे में कि कब कैसे विकसित हो जाए, कब उसमें विकास होने लगे, ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो विकास की गति का क्रम क्रम निश्चित होता है कि इसके बाद ये विकसित होगा, इसके बाद ये विकसित होगा, लेकिन एक समान गति से नहीं होता, उसकी गति असमान रहती है। ठीक है, कभी तेज, कभी कम, कभी स्लो, कभी स्थिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकास और अधिगम की गति एक समान आगे बढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं होता, और हमसे निगेटिव ही पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, यानी कि आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। पहला नंबर लिखा है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन जब भी करें तो क्या सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, नहीं, गलत बात है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी शिक्षण अधिगम, जब भी आप पढ़ाते रहिए, अंतर्निहित मतलब उसके दौरान आप आकलन करते रहिए, ये हो सकता है। आगे हम देख लेते हैं, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार बिल्कुल नहीं है, कोई संख्या क्लियर नहीं है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण के साथ साथ वो चलती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संवेगी चिंतन, अहमवादी, ये भी कई बार आ चुका है। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन, यही हमारा सृजनात्मकता से संबंधित है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये समस्या है, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, कई सारे तरीकों से अगर हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कई सारे तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो वही होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न समझ बनाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। देखिए वाइगोत्स्की आ गए ना, तब आपको बस वही ढूंढना है, समूह चर्चा, परिचर्चा, यही सब ढूंढना है, जहां मिलेगा पड़ाक से मार दीजिए आंसर। चलिए पहला नंबर देखते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है।
यही तो मैंने आपको बताया था अभी, जेडपीडी थ्योरी यही कहती है। जेडपीडी थ्योरी के अनुसार बच्चे हमेशा निकटवर्ती क्षेत्र से सीखते हैं, आसपास से सीखते हैं या अपने बड़ों से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी दूसरे में हम चेक कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस को। देखिए अगला क्या कह रहा है, बच्चे तब सीखते हैं जब पुरस्कार दिए जाए, नहीं है, निगेटिव है। बच्चे के चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोगशाला में पशुओं में प्रयोग किया जाए, गलत बात है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो क्यूट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, बच्चे बच्चे क्या होते हैं आपको ये समझना है। देखिए इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, सबको समझना है और उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ये हो सकता है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं और जैसे उनके चारों ओर कुछ हो रहा है ना, अपने से वो प्रयास करते हैं हम जान ले हो क्या रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी अन्य चेक करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, नहीं भैया, जैसे बड़े सोचते हैं बच्चे थोड़ी ना सोच पाएंगे। रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा रहता है, नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्जीव होते हैं, अरे भैया निष्क्रिय निष्क्रिय नहीं होते भैया, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। सर फोड़ डालेंगे आपका, अब आप थक जाएंगे, वो लोग नहीं थकेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे क्या होते हैं? बच्चे जिज्ञासु होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? बच्चे होते हैं जिज्ञासु और हर तरफ या किसी भी चीज को, जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या करें। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि बच्चे गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो इनमें कौन सा सत्य है ये हमको पकड़ना है या हमको बताना है। पहला, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं है, निगेटिव को नहीं लेना है, गलत हो गया। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ये सही बात है। बच्चे जितनी त्रुटि करेंगे उतना ही वो सीखेंगे, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी यही कहता है। तो बच्चे की त्रुटियां जो होती हैं उनको सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाती हैं या उसको बढ़ाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड की बात करें तो बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और देखिए आगे ना, त्रुटि करने पर दंड न देता हो, गलत बात है, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, नहीं नहीं नहीं, बहुत महत्व की होती हैं, जितना गलती बच्चा करेगा उतना ही तेजी से सीखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर देखते हैं प्रश्न। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, देखिए अध्यापक क्या चाहता है कि कक्षा में जो बच्चे हैं उसको उसको क्या करें, मान स्वीकार करें उसको और उसको सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना पड़ेगा? पहला, क्या वो कड़े नियम बना दे, गलत बात है, ये तो करना नहीं है, कभी नहीं करना है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे, बिल्कुल नहीं, ये तो कतई नहीं करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो, ये भी नहीं करना है, ये तो पक्षपात हो जाएगा। मतलब जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं उनको हटा देंगे आप, गलत बात है। लास्ट है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर बच्चों का सम्मान पाना है तो बच्चों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। बच्चे के स्तर को पता करें, लेवल को पता करें, बच्चे किस परिवेश से आते हैं उनको पता करें और फिर उसी पद्धति के अनुसार कार्य करें ताकि बच्चे अच्छे माहौल में पठन पाठन की प्रक्रिया करें और टीचर को सम्मानित करें या सम्मान की नजर से समझें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर। देखिए अगला हमारा है, इसको समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। अब जरा ध्यान समझिएगा, एक बच्चा है जो चाहता है कि हम शांत कमरे में पढ़ लें और दूसरा बच्चा चाहता है कि हम समूह में पढ़ लेंगे, मतलब सभी लोगों के साथ मिलकर पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों है, या दोनों में ये जो डिफरेंस है वो क्यों है, किसके कारण है, जरा समझिएगा। उनके मूल्यों के कारण है, अभिक्षमता के कारण है, अधिगम शैली के कारण है या परावर्तकता स्तर के कारण है। तो इनमें है अधिगम शैली। उन लोगों को सीखने की या उन लोगों का लर्निंग स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल अलग अलग है, तो वो अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। एक बच्चा चाहता है हम अकेले में सीखें, दूसरा बच्चा चाहता है हम ग्रुप में सीखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको जरा हम ध्यान समझते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है, या सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा हो सकता है, ये आपको समझना है या आपको ये बनाना है। देखिए
कैसे, समझिएगा। लिख रहा है कि हाँ, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। नहीं भैया, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें बच्चों को दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है, गलत बात है। आगे, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, ना, गलत बात है। जो स्कूल की भाषा है वही बच्चों की भाषा होगी, तभी आप एडमिशन देंगे, गलत बात है। थर्ड नंबर है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता जो भी हो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मातृभाषा का सम्मान कीजिए और सभी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। बेटा देखो, इनकी भाषा आप सीख लो, आप इनकी सीख लो, एक दूसरे की भाषा सीख के बच्चे अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ की बात करें, लिखा है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा नहीं, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? देखिए फिर आ गया ना, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। देखिए, प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति मतलब मैंने आपको बताया था। देखिए, हम एक होता है आनुवंशिक टर्म, एक होता है वातावरण। तो वातावरण चला जाएगा पालन पोषण में और आनुवंशिक जो होता है वो आता है हमारा प्रकृति में। तो आपसे कहा ना कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रमण सूचनाएं। मैंने आपको बताया ना, आनुवंशिक मतलब प्रकृति और वातावरण मतलब पोषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है? जनसंचार यानी कि जो आप कह लीजिए कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे कई सारे लोगों को सूचना दी जाए, तो वो एक सामाजिकरण का माध्यम बन रहा है। कैसे? नीचे दिए गए कथनों को आपको चुन के बताना है। पहला, संचार के माध्यम से पदार्थों के विज्ञापन और बिक्री का एक अच्छा माध्यम है। भैया सामाजिकरण की बात कही जा रही है, कुछ बेचना नहीं है, गलत बात। सामाजिकरण केवल आ गया निगेटिव वर्ड, गलत बात। अब आगे देखते हैं, जन संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जन संचार मतलब एक साथ बहुत लोगों का बताएंगे, विश्वसनीयता बढ़ेगी और साथ ही साथ एक एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच जाएगी और मूल्यों को, अभिवृत्तियों को या विश्वासों के प्रति वो सुनिश्चितता हो पाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। अच्छा, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इनमें से एक सही नहीं है, आपको निगेटिव वाला खोजना है। चलिए समझते हैं कौन सा। पहला, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, गलत बात, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको हटाइए यहाँ पे, एक गलत हो गया, ठीक है। आगे, बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, क्या ये हो सकता है? अच्छा एक सेकंड, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, हमसे पूछा गया है, हमसे ये कह रहा है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, हमको निगेटिव वाला ही खोजना है। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखा है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, आप बताइए क्या बच्चे कक्षा में सीखते हैं? नहीं ना, वो हर जगह सीखते हैं, परिवार से, टीचर से, समाज से, आस पड़ोस से। तो यही तो कह रहा है वो कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, नहीं, और हमको यही खोजना था, निगेटिव वाला ही खोजना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी बात करें, बच्चे तब सीखते हैं जब वो तैयार होते हैं, सही बात है। बच्चे अनेक प्रकार सीखते हैं, ये भी सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। तो सही कौन नहीं है? पहला वाला ही, और वही हमको ढूंढना था, निगेटिव वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, 27 नंबर है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? अच्छा, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए? प्राथमिक कोई टीचर हैं तो उनको कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, जरा समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। पहला नंबर पढ़िए, ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा या प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उनमें कंपटीशन करना चाहिए। देखो बेटा, कौन सबसे ज्यादा नंबर पाता है, तो ये तो करना है नहीं, ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। अंक की बात की गई तो निगेटिव हो गया, इसको हटाइए, पहले ही गलत हो गया। दूसरे की बात करें, देखिए आगे लिखा है दंड और पुरस्कार, ये भी गलत हो गया, हटाइए इसको भी, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे की बात करें, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, ये बिल्कुल सही है। उनकी रुचि के अनुसार, मतलब वो जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं,
उसी के अनुसार उनको कार्य कराना और उनमें उनकी हेल्प करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चौथे की बात करें तो पूरी कक्षा के लिए एक मानक, मानक हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? मतलब सामाजिकता का या सामाजिकरण सीखने के लिए प्रमुख कारक कौन सा है? देखिए, सामाजिकरण के लिए परिवार, परिवार इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कंप्यूटर नहीं है, आनुवंशिकता नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, हमें यहाँ चुनाव थोड़ी लड़ना है। तो सामाजिकरण का सबसे अच्छा कारक क्या हो सकता है? परिवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक है। सामाजिकरण का पहला टीचर कहे तो गुरु कौन होता है? माता। और पहला विद्यालय कहे तो परिवार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि मतलब बच्चों को अगर आप ग्रुप में काम करवाते हैं तो ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है, क्यों और कैसे? आगे बढ़ते हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। नहीं भैया, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, गलत बात है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति नहीं, गलत बात, बिल्कुल नहीं, ये तो होना ही नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। बच्चे जब एक दूसरे से सीखेंगे, उनके अंदर सहयोग की भावना जागृत होगी, सामाजिकता की भावना जागी होगी और एक दूसरे की सहायता से उनमें सहिष्णुता भी आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ की बात करें तो बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई, बस आ गया ना, तो यहाँ संकेत देता है कि बच्चा किस लक्ष्य को प्रदर्शित कर रहा है। मैंने आपको बार बार समझाया था चिल्ला चिल्ला के कि जब भी लेस आएगा, लेस, लेक्सिया, लेक्सिया मतलब पढ़ाई लिखाई में कमजोर, तो वही तो बोल रहा है, पढ़ने लिखने में कमजोर बच्चा को क्या कहते हैं? तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया को हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है या पठन में थोड़ा सा वीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे हम बात करें डिसग्राफिया। ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने की प्रक्रिया होती है, ग्राफ बनाने की प्रक्रिया। इसमें हम क्या कहते हैं? लेखन की क्षमता। देखिए, ग्राफ जब भी बनाएंगे आप पेंसिल से बनाएंगे या पेन से, तो पेंसिल पेन से हम लिखते हैं, तो लेखन अक्षमता को हम कहते हैं डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया की बात करें तो कैलकुलेशन यानी कि गणित की बात करते हैं, कैलकुलेशन यानी कि गणित की बात। अगला आपका आता है डिसप्रैक्सिया। प्रैक्स से मैंने आपको प्रैक्टिस, जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना आप फुर्तीले रहेंगे। तो गतिक, गति समन्वय यानी कि आपके लिए अपनी बॉडी को गति देना, वो अगर अक्षमता आपके अंदर आ जाती है तो उसको हम कहते हैं डिसप्रैक्सिया। ठीक है, तो इसका लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? डिसलेक्सिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीटेट सीडीपी सितंबर 2015 में जो एग्जाम हुआ था, पेपर 1 के प्रश्न पत्रों को देखा, उसके प्रश्नों को बनाया। बस ऐसे ही अब अभ्यास करते रहिए, आगे चल के हम लोग सभी जितने हाई लेवल के क्वेश्चन है सबको देखेंगे और अपनी समझ को मजबूत बनाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।